नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बिल्कुल वही हुआ है जो एग्ज़िट पोल में बताया गया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी और बाकी के 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकारें। अब यहाँ से आगे का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरा का पूरा विपक्ष फेल क्यों हुआ। क्या ऐसा हो चुका है कि इस बीजेपी से लड़ा नहीं जा सकता? क्योंकि पंजाब, अगर आप कहते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी आई है तो वो कांग्रेस से लड़कर आई है, वो बीजेपी से लड़कर नहीं आई है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो कांग्रेस से लड़कर आई थी, बीजेपी से लड़कर नहीं आई थी। तो सवाल है कि इस बीजेपी से लड़ा जा सकता है या नहीं लड़ा जा सकता। और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी की इतनी बड़ी ताकत बनी कैसे, उसकी सोशल इंजीनियरिंग क्या है। हम उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप ये नहीं कह सकते कि केवल हिंदू मुसलमान की वजह से भारतीय जनता पार्टी को लगातार दूसरी बार ऐसी प्रचंड जीत मिली है। आप ये भी नहीं कह सकते कि केवल धनबल और बाहुबल से उसे जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है उसकी सोशल इंजीनियरिंग से। उसने बहुत माइन्यूट तरीके से, बहुत महीन तरीके से एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग वीव की, ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की बुनाई की कि उसके सामने अखिलेश यादव भी फेल हो गए। मायावती तो खैर कहीं टिकी ही नहीं। कांग्रेस पार्टी भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसका ये नारा कहीं चला नहीं। प्रियंका गांधी की सभाओं में भीड़ आती हुई ज़रूर दिखाई दी, लेकिन वो वोट में बिल्कुल ही नहीं कन्वर्ट हुआ। कुल मिलाकर ऐसा लगा इस नतीजे से कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं रहा था। ये बिल्कुल ध्रुवीकरण वोटों का हुआ, इधर या उधर। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उसकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही थी, अखिलेश यादव को देखने के लिए लोग आ रहे थे, वो वोटों में कन्वर्ट होता हुआ नज़र नहीं आया। तो सवाल है कि इसका कारण क्या है, हमको इसकी खोज करनी पड़ेगी। और जब हम इसकी खोज पर निकलते हैं तो हमारी समझ में आता है कि पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल 24 घंटे की राजनीति करती है। वो चुनाव से 3 महीने पहले बाहर नहीं निकलती है। उसके नेताओं की पहुंच जनता के बीच बहुत अंदर तक है। आरएसएस का अपना काडर है, वो हर घर तक पहुंच जाता है चुनाव से पहले। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, अखिलेश यादव 3 महीने पहले अपनी गाड़ी लेकर निकले, प्रियंका गांधी 3 महीने पहले अपनी गाड़ी लेकर निकली, मायावती तो चुनाव ख़त्म होने तक निकली ही नहीं, वो तो बिल्कुल सीन से ही गायब रही। उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो सवाल है कि एक तो 5 साल और 24 घंटे की राजनीति है और दूसरी तरफ ड्राइंग रूम करने वाले राजनेता हैं। तो और इससे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की पूरी फौज है। वो हर तबके से आते हैं और वो नेता लोगों के बीच पैठ बनाते हैं, उनसे संवाद स्थापित करते हैं। और इस तरीके से वो लगातार पूरे 5 साल से तैयारी कर रही थी अगले चुनाव की, क्योंकि वो जानती थी कि 2014 में जो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला नरेंद्र मोदी को, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में उसका शानदार प्रदर्शन था। 2019 में भी इसको दोहराया और अगर 2024 में उसको फिर से सत्ता में आना है तो उत्तर प्रदेश को वो हल्के में नहीं ले सकती थी। यही भूल हुई विपक्ष के नेताओं से। उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर उतनी जितना कि उसको होना चाहिए और इसका फ़ायदा उनको आसानी से मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष के नेता थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सब ये सोचकर बैठे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी कोई गलती करेगी और हम सिर्फ उसका फ़ायदा उठाएंगे। हमारी अपनी कोई राजनीति नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, हम अपने नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर लोगों के बीच जाएंगे, इसका कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के भरोसे बैठे रहे। वो क्या कहते रहे कि कोरोना में अच्छा इंतज़ाम नहीं किया, वो क्या कहते रहे कि महंगाई बढ़ गई, वो क्या कहते रहे कि लोगों को रोज़गार नहीं मिला। ये सारी बातें सच थीं, लेकिन इन सब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे कि इसके लिए योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं हैं। कई बार ये सामने आया, कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। कई बार ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते तो इससे बहुत बुरा हाल कोरोना के समय में होता। और ये लोगों की समझ में आया।
भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ये समझा दिया कि दरअसल नरेंद्र मोदी के पास हर मुश्किल की चाबी है और अगर ये चाबी छीन लोगे तो फिर तुम्हारे लिए संकट ज़्यादा बड़ा होगा। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण और वो गौर करने वाली है कि ओबीसी, नॉन यादव और दलित, नॉन जाटो, इन दोनों तबकों में भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से घुसपैठ की है। मायावती सोचती ही रह गई कि वो दलितों की नेता नहीं रह गई, क्योंकि उसके बहुत बड़े वोट बैंक में बीजेपी ने 2014 में ही सेंध लगा दी थी। इसी तरीके से अखिलेश यादव सोचते रहे कि राजभर को लाकर या मौर्या को लाकर वो नॉन यादव ओबीसी को अपने साथ जोड़ लेंगे, जो हरगिज़ नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट तक हार गए और आजमगढ़ और पूर्वांचल के इलाकों में ओम प्रकाश राजभरों का आधा वोट भी ट्रांसफ़र नहीं करा पाए। तो ये नेता जो चुनाव से ठीक पहले शामिल किए गए थे समाजवादी पार्टी में और जिनके भरोसे अखिलेश यादव बैठे हुए थे कि वो 4 दिन पहले कुछ नेताओं को ले आएंगे और उसके पीछे पूरा वोट बैंक चल पड़ेगा, ऐसा हुआ नहीं। तो एक गलतफहमी टूट गई है बुरी तरह से सारे नेताओं की कि ठीक चुनाव से पहले आप कोई सोशल इंजीनियरिंग तैयार कर सकते हैं और वो जनता में असर कर जाएगा, उससे आपको वोट मिल जाएगा। ये नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरीके से ये समझा दिया है कि अब ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का ज़माना गया। अब वो ज़माना है जब प्रधानमंत्री को भी दिन भर में 6-6, 7-7 रैलियां करनी पड़ती हैं। उनको दिन रात जाकर बनारस में रुकना पड़ता है, रोड शो करना पड़ता है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिन भर में 10-10 मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। इसके अलावा सरकार चलाना पड़ता, मतलब 24 घंटे आपको लगातार राजनीति में रमे रहना पड़ता है। ये तस्वीर नहीं चल सकती जो कांग्रेस पार्टी दिखा रही है या जो समाजवादी पार्टी दिखा रही है, और मैं बीएसपी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों को जनता ने खारिज किया है। एक ताकतवर विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव को लोगों ने वोट किया है और उनको इस भूमिका का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि एक नैरेटिव जो सेट हो रहा है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब अगर कोई विकल्प, ताकतवर विकल्प के तौर पर उभर सकता है तो वो है आम आदमी पार्टी और वो नेता हैं अरविंद केजरीवाल। लोग पंजाब में जिस तरह की जीत मिली है उससे ये विकल्प के तौर पर बहुत तेज़ी से उभरे हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चाएं तेज़ होंगी। लोगों का ध्यान अभी तक केवल दिल्ली के नेता के तौर पर देखते थे अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अब उनकी छवि राष्ट्रीय हो चुकी है, उनकी पार्टी नेशनल पार्टी हो चुकी है। तो इससे बाकी के विपक्षी नेताओं को और क्षेत्रीय दलों को, विपक्षी दलों को ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी राजनीति के सामने उससे बड़ी लकीर खींची जा सके, क्योंकि इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। जिस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रहे हैं, वो बहुत कॉस्मेटिक किस्म की राजनीति है, वो प्रतीकात्मक राजनीति है, वो एक एनजीओ छाप उसमें से गंध आती है। वो किसी बदलाव के लिए आपको मानसिक तौर पर एक वोटर के तौर पर तैयार नहीं करता है, आपको आश्वस्त नहीं करता है। और अगर अभी भी कांग्रेस पार्टी इसको नहीं समझती है तो पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और देर हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव के लिए इस पूरे नतीजे में एक संदेश ये छिपा हुआ है कि एक ताकतवर विपक्ष के तौर पर आपको अपनी भूमिका बड़ी करनी होगी, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है और लोगों के बीच एक अलग तरह की छाप छोड़नी होगी। और अगले 5 साल तक आपको एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग पर मेहनत करनी पड़ेगी जो वाकई जनता को ये यकीन दिला सके कि आप विपक्ष में नहीं, सत्ता में बैठने के काबिल हैं और हम आपके हाथ में अपना मुस्तकबिल, अपना मुकद्दर सौंपते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।